Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start our new subject, that is Code of Civil Procedure 1908 and Limitation Act 1963. तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है सिविल मैटर की प्रोसीडिंग किस तरीके से होती है वो बताता है। देखिए, आपने आईपीसी पढ़ी। आईपीसी एक क्रिमिनल सब्सटेंशियल लॉ है जहाँ पे आपने वो सारे क्राइम देखे, वो सारे एक्ट देखे जो कि आईपीसी में क्राइम बोले गए हैं, उनकी पनिशमेंट को बताया गया। दैट इज़ कॉल्ड सब्सटेंशियल लॉ, फंडामेंटल लॉ भी आप उसको बोल सकते हैं। और उसका प्रोसीजर कैसे है, कैसे जो है एक पर्सन को जो है एक्यूज बनाया जाएगा और किस तरीके से पूरा ट्रायल चलेगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, इंक्वायरी होगी और कैसे उसको पनिश किया जाएगा, इसके लिए आपके पास सीआरपीसी है। तो सीआरपीसी भी आपने पढ़ी। तो आपके पास लॉ दो तरीके के होते हैं, सब्सटेंशियल लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ में आईपीसी आपके लिए एक सब्सटेंशियल लॉ था और उसका प्रोसीजर जो था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए जो प्रोसीजर था वो सारा जो है सीआरपीसी में लिख रखा था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में लिख रखा था। उसी तरीके से सिविल मैटर में भी आपके पास बड़े सारे सब्सटेंशियल लॉ हैं, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है। इस तरीके से आपके पास बड़े सारे सब्सटेंशियल लॉ सिविल मैटर में भी हैं, हिंदू मैरिज एक्ट है, ये सारे आपके सिविल लॉ हैं। और इनका भी प्रोसीजर कैसे चलेगा, इनका प्रोसीजर जो है सिविल कोड में चलेगा। तो सिविल कोड का प्रोसीजर जो है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में बता रखा है। तो सिविल लॉ का जो प्रोसीजरल लॉ है वो है आपके पास सीपीसी। तो इस तरीके से जो है हर एक जो सब्सटेंशियल लॉ होता है उसका प्रोसीजर जो है बता रखा होता है। तो क्रिमिनल लॉ के लिए आपके पास सीआरपीसी था, सिविल लॉ के लिए आपके पास जो है सीपीसी है। और सीपीसी में किस तरीके से पूरा जो है जो ट्रायल जो है कंडक्ट होता है, प्रोसीडिंग किस तरीके से चलती है, इशू कैसे डिटर्मिन किए जाते हैं, उसके बाद जो है किस तरीके से सारे एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं और कैसे जो है वहाँ पे जजमेंट डिक्री और डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्डर्स वहाँ पे दिए जाते हैं, ये आप पढ़ेंगे। तो इन होल में अगर आप बताऊँ तो सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो सिविल केस की प्रोसीडिंग कैसे चलती है वो सारा बताता है। और सीपीसी में सब्सटेंशियल पार्ट भी है जहाँ पे एक प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के राइट्स एंड ड्यूटीज़ भी बताई गई हैं और बाकी सारा जो है एक कोड का, सिविल कोड का पूरा प्रोसीजर कैसे चलेगा वो भी यहाँ पे बताया गया है। सो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ह्यूमन इज़ सोशल एनिमल, बीइंग अ सोशल एनिमल ही हैज़ टू डिस्चार्ज मैनी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सोसाइटी एंड फैमिली। तो ह्यूमन जो है एक सोशल एनिमल है और सोशल एलिमेंट होने के नाते जो है उसको बड़ी सारी ड्यूटीज़ जो है वो डिस्चार्ज करनी पड़ती हैं, बड़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड जो है सोसाइटी और फैमिली होती है। ही हैज़ टू डू ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, उसको प्रॉपर्टी से रिलेटेड बड़ी सारी ट्रांजेक्शन करनी पड़ती हैं, मैरिजेस होती हैं, बिजनेसेस होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं। सम टाइम इट गेट अकम्प्लिश्ड ईजली एंड सम टाइम मैनी ऑब्स्टेकल्स हैव टू बी फेस्ड। कई बार ये सारे काम जो है ईजिली हो जाते हैं, कई बार बड़ी सारी मुश्किलें भी आती हैं। ही हैज़ टू टेक द रिफ्यूज इन द कोर्ट फॉर द रिड्रेस ऑफ हिज सफरिंग। तो जो कई बार उसे कोर्ट का सहारा भी लेना पड़ता है जब उसको अपने जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो डेली ट्रांसफर प्रॉपर्टी होता है, किसी तरीके जो उसके राइट है, अगर उसको वहाँ पे किसी तरीके का स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, सफरिंग होती है, तो वो कोर्ट का आश्रय भी लेता है। कोर्ट प्रोवाइड्स रेमेडी टू द एग्रीड पार्टी थ्रू देयर ओन स्पेसिफिक प्रोसीजर। अब कोर्ट जो है उस एग्रीड पार्टी को, पीड़ित पक्ष को सिविल मैटर में जो है अपने तरीके से अपने प्रोसीजर जो है रेमेडी प्रोवाइड कराता है। द सेम प्रोसीजर इज मैंशनड इन दिस कोड, और यही सारा प्रोसीजर जो है इस कोड में मेंशन किया गया है। तो बेसिकली जो है यहाँ पे ये बोलने की कोशिश की गई कि जो आपका सिविल मैटर्स होते हैं, जहाँ पे आपके डेली टू डेली प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन, मैरिज से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी अगर डिस्प्यूट वहाँ पे क्रिएट होते हैं तो उन डिस्प्यूट में अगर आपको रेमेडी चाहिए तो आप सिविल कोर्ट में जाते हैं और ये कोर्ट जो है अपने प्रोसीजर से, जो प्रोसीजर यहाँ पे लिख रखा है उस तरीके से आपको रेमेडी प्रोवाइड कराता है।
फॉर इफेक्टिव लॉ इट इज़ नॉट इनफ टू जस्ट डिसाइड द राइट्स। एक इफेक्टिव लॉ का पर्पस ये नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे राइट को डिसाइड कर दिए कि आपका ये राइट बनता है, बट इट इज़ द ऑल्सो नेसेसरी टू इंश्योर द मैनर ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ दीज राइट। तो सिर्फ राइट आपको बता देना या कोर्ट आपके राइट को वहाँ पे डिसाइड करते इतना इनफ नहीं है एक इफेक्टिव लॉ के लिए। जरूरी ये है कि उन राइट की इन्फोर्समेंट भी की जाए। सच अ लॉ द प्रोसेस शुड ऑल्सो बी सिस्टमेटिक एंड कोडिफाइड। इसलिए जो इसका प्रोसेस है कि किस तरीके से एक पर्सन को जो है उसके राइट जो है दिए जाएँ और कैसे उनकी इन्फोर्समेंट की जाए, ये भी एक सिस्टमेटिक और कोडिफाइड होना चाहिए। और यही जो है सिविल प्रोसीजर कोड जो है यहाँ पे करता है। तो सिविल प्रोसीजर कोड का मेन फंक्शन क्या है? एग्रीड पार्टी के राइट को सेटल्ड करना और उसकी इन्फोर्समेंट कराना ही एक सिविल कोड का जो है मेन पर्पस होता है। और इस कोड का पर्पस भी यही है कि जितने भी सिविल मैटर हैं और सिविल मैटर में जो भी पार्टीज़ एग्रीड पार्टीज़ के जो राइट्स बनते हैं उन राइट्स को जो है डिसाइड करना, उन राइट्स की इस्टेब्लिशमेंट करना, उसके लीगल राइट्स को वहाँ पे सेव करना और उन लीगल राइट्स की वहाँ पे अच्छे से इन्फोर्समेंट करना ही एक सिविल प्रोसीजर कोड का पर्पस है। द कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर इज़ अ कंप्लीट कोड इन इटसेल्फ, अपने आप में कंप्लीट कोड है। वंस अ प्रोसीडिंग इज इनिशिएटेड अंडर द कोड, एक बार जो है इस कोड के अंडर कुछ सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है, द राइट्स एंड रेमेडीज आर टू बी फाउंड एल्सवेयर। तो राइट और रेमेडी दोनों जो है इसी कोड के अंडर आपको मिलती हैं। ऑल द प्रोसीजर अदर देन दोज प्रिस्क्राइब्ड इन द कोड आर प्रोहिबिटेड। इसके अलावा और कोई भी प्रोसीडिंग जो है इस कोड के अलावा जो प्रोहिबिटेड होती है, मींस सिविल मैटर कोई भी होगा तो आपको जो प्रोसीडिंग जो है यूज़ करनी है, आपको जो केस फाइल करना है वो इस कोड के अंडर करना है। और इस कोड के अंडर जो सिविल कोर्ट्स इस्टेब्लिश की गई हैं वहाँ पे आपको जो है रेमेडी लेनी है और वहीं से जो है आपको पूरा राइट्स रेमेडी आपकी डिसाइड होंगी। तो सिविल प्रोसीजर कोड इन होल जो है एक एग्रीड पर्सन के जो सिविल मैटर में जो राइट्स होते हैं उनकी इस्टेब्लिशमेंट करता है और साथ के साथ जो है उन राइट की इन्फोर्समेंट भी करवाता है। देखिए नेक्स्ट पार्ट ये है कि लॉ कितने टाइप का होता है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोसीजरल लॉ पढ़ रहे हैं तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू नो हाउ मेनी टाइप ऑफ लॉ। तो टाइप लॉ जो है बेसिकली टू टाइप का होता है, फंडामेंटल लॉ एंड सब जिसको हम सब्सटेंशियल लॉ भी बोलते हैं, प्रोसीजरल लॉ भी बोलते हैं भी होता है। तो देखिए फंडामेंटल लॉ जहाँ पे किसी पर्सन के राइट्स एंड ड्यूटीज़ डिस्क्राइब होती हैं, जैसे आपके पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वहाँ पे बताया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है, वायलेशन करती है कॉन्ट्रैक्ट की, तो उसकी क्या क्या राइट्स होते हैं और उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। जो वायलेशन कर रहा है उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं और जिस के अगेंस्ट जो है ये वायलेशन हुई है उसके राइट्स की अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके क्या क्या वहाँ पे राइट्स मिलते हैं, यही आपको जो है फंडामेंटल लॉ या सब्सटेंशियल लॉ बताता है। इस तरीके से ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट आपके पास है, बड़े सारे फैमिली लॉज आपके पास हैं, ये सारे जो है सब्सटेंटिव लॉ की बात करते हैं। आईपीसी है यहाँ पे, ये भी अपने आप एक सब्सटेंटिव लॉ है। दूसरी तरफ जो प्रोसीजरल लॉ होता है दैट विच डिटरमाइन द कोर्स ऑफ एक्शन फॉर गिविंग इफेक्ट टू द ओरिजिनल लॉ। प्रोसीजरल लॉ का पर्पस क्या होता है कि जो आपका ओरिजिनल लॉ है, जो आपका सब्सटेंटिव लॉ है, उसका जो एक्शन है किस तरीके से किया जाएगा, उस एक्शन को किस तरह से इफेक्ट में लाया जाएगा, मीन्स किस तरीके से सिविल मैटर को जो है कोर्ट में लाया जाएगा और किस तरीके से वहाँ पे कोई जस्टिस जो है पार्टीज़ को प्रोवाइड कराया जाएगा, उसका सारा प्रोसीजर जो है प्रोसीजर लॉ में बताया होता है। अकॉर्डिंग टू सॉलमेंट, लॉ प्रोसीजर इज द ब्रांच ऑफ द लॉ दैट एडमिनिस्टर्स द ऑर्डर ऑफ द डिस्प्यूट। तो लॉ प्रोसीजर क्या है? ये एक ब्रांच है लॉ एंड दैट एडमिनिस्ट्रेट द ऑर्डर ऑफ डिस्प्यूट, कि किस तरीके से डिस्प्यूट को सेटल किया जाएगा, किस तरीके से डिस्प्यूट को कोर्ट में सेटल किया जाएगा, यही जो है लॉ प्रोसीजर जो है बताता है। द प्रोसीजर लॉ एक्चुअली रेफर्स टू द लॉ ऑफ एक्शन। तो प्रोसीजर लॉ जो है वो लॉ ऑफ एक्शन है। एक्शन में किस तरीके से पूरा एक्शन चलेगा, अगर दो पार्टीज़ के बीच में एक सिविल डिस्प्यूट हो जाता है तो किस तरीके से कोर्ट में ये पूरा एक्शन चलेगा, किस तरीके से सारी प्रोसीडिंग्स होगी, यही जो है प्रोसीजर लॉ आपको बताता है। द वर्ड प्रोसीडिंग्स इज प्रेजेंटेड हेयर इन द रियली ब्रॉड सेंस। ब्रॉड सेंस में प्रोसीडिंग की बात की जा रही है और प्रोसीडिंग में आप दोनों सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात कर सकते हो। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो सीआरपीसी के अंडर चलती है, आपको ये पता है, आप पढ़ चुके हैं उसको। और जो है सिविल मैटर की प्रोसीडिंग जो है सीपीसी के अंडर, मतलब कि सिविल प्रोसीजर कोड के अंडर जो है चलती है। और आपके पास सब्सटेंशियल लॉ होते हैं। सब्सटेंशियल लॉ की इन्फोर्समेंट किस तरीके से की जाती है वो सिविल प्रोसीजर में
प्रोसीजर लॉ में बता रखा होता है। तो क्रिमिनल लॉ के लिए प्रोसीजर लॉ जो है आपके पास सीआरपीसी है, और सिविल लॉ के लिए आपके पास प्रोसीजर लॉ जो है वो है सीपीसी है। दस द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन पीनल कोड, ये सारे क्या है फंडामेंटल लॉज हैं, मीन्स सब्सटेंशियल लॉ है। इनमें क्या है पार्टीज के राइट एंड ड्यूटीज़ को बता रखा है। यहाँ पे वो एक्ट बता रखे हैं जिसको जो है जिसके बेसिस पे किसी की राइट एंड ड्यूटीज जो सेटल होती है। इसके अलावा कोड ऑफ प्रैक्टिस, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, एविडेंस लॉ, सिविल प्रोसीजर कोड, ये सारे आपके पास क्या है, ये आपके पास प्रोसीजरल लॉ हैं। होपफुली आपको यहाँ पे लॉ का पता चल गया होगा कि लॉ कितने टाइप का होता है, सब्सटेंशियल लॉ होता है और प्रोसीजरल लॉ होता है। इन द मैटर ऑफ घनश्याम दास वर्सेस डोमिनियन ऑफ इंडिया AR 1984 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इज द एडजेक्टिव लॉ, ये एक एडजेक्टिव लॉ है। इट नीदर क्रिएट्स और नॉट नेवर टेक्स अवे द राइट, ये किसी तरीके का नया राइट या कोई राइट आपसे छीनता नहीं है। इसका पर्पस तो सिर्फ एक सिविल कोड का प्रोसीजर कैसे फॉलो होगा वो करना होता है। इट इज़ इंटेंडेड टू रेगुलेट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द सिविल कोड, कि सिविल कोड अपना प्रोसीजर कैसे चलाएगा ये इसके बारे में बात करता है। आपके क्या राइट्स हैं, ना तो वो उनको छीनता है ना ही आपको कोई नया राइट वहाँ पे देता है। तो सिविल प्रोसीजर कोड में क्या बता रखा होता है, आप किस तरीके से प्रोसीजर चलेगा, आपके राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या है, वो आपको सब्सटेंशियल लॉ बताता है। तो प्रोसीजर लॉ का काम वो नहीं है कि व्हाट इज़ योर राइट एंड ड्यूटीज़, उस राइट एंड ड्यूटीज़ की इन्फोर्समेंट कैसे करानी है, वो अगर वो कोई एक्शन कोर्ट में आता है तो उसका कैसे प्रोसेस चलाना है, यही सिविल कोड का काम होता है, सिविल प्रोसीडिंग का काम होता है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग का काम भी यही है जो कि सीआरपीसी में होती है। डिफरेंट डिफरेंस बिटवीन द प्रोसीजर लॉ एंड फंडामेंटल लॉ। तो प्रोसीजर लॉ और फंडामेंटल लॉ में या फिर सब्सटेंशियल लॉ में क्या डिफरेंस है ये यहाँ पे बताया गया आपको। द प्रोसीजर लॉ गवर्न्स द वर्किंग ऑफ द सूट, तो ये सूट जो है सिविल केसेस में जब आप कोई कोर्ट में जाते हैं तो उसको हम जनरली सूट बोलते हैं, और जब आप क्रिमिनल केस में जाते हैं तो वो जनरल ट्रायल होता है, केस आप उसको बोल सकते हैं। द प्रोसीजर लॉ गवर्न्स द वर्किंग ऑफ द सूट, तो प्रोसीजर लॉ जो है सूट किस तरीके से चलेगा, उसकी वर्किंग कैसे होगी ये बताता है। और ओरिजिनल लॉ उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंसर्न विद द ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। तो सब्सटेंशियल लॉ जो है वो क्या बताता है, ऑब्जेक्ट बताता है, सब्जेक्ट मैटर बताता है उस सूट का, और जो प्रोसीजर लॉ होता है उस सूट की वर्किंग कैसे होगी कोर्ट में ये बताता है। द लॉ ऑफ प्रोसीजर इज कंसर्न विद द मीन्स विच आर यूज टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो लॉ प्रोसीजर का मेनली बेस क्या है, उसका मतलब क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कैसे होगा, किस तरीके से प्रोसीजर चलेगा, प्रक्रिया कैसे चलेगी, प्रशासन कैसे चलेगा, न्याय कैसे होगा। Whereas the fundamental law is concerned with the objective of the administration of justice itself. दूसरी तो फंडामेंटल लॉ का पर्पस ही क्या है बताना कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या है। तो ये दोनों में फ़र्क है, एक बताता है कि ये क्या है, दूसरा किस तरीके से किया जाएगा ये बताता है। दूसरा, द प्रोसीजरल लॉ गवर्न्स द रिलेशंस एंड कंडक्ट ऑफ द पार्टीज टू द सूट एंड द कोर्ट। तो प्रोसीजरल लॉ आपको क्या बताता है, पार्टीज़ का कंडक्ट बताता है कि कैसा होगा ड्यूरिंग द प्रोसीजर, एंड कोर्ट वेयर एज द ओरिजिनल लॉ गवर्न्स द म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड कंडक्ट ऑफ द पार्टीज इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। तो जो सब्सटेंशियल लॉ होता है पार्टीज़ का जो आपस में जो रिलेशन है उनका परस्पर रिलेशन को जो है उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड वो बताता है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे द लॉ ऑफ प्रोसीजर गवर्न्स द प्रोसीजर विच इज़ विद इन द कोर्ट वेयर एज द फंडामेंटल लॉ गवर्न्स द फैक्ट विच आर आउटसाइड द कोर्ट। तो लॉ प्रोसीजर जो होता है प्रोसीडिंग को विद इन कोर्ट में कैसे होती है वो चलेगा। फंडामेंटल लॉ जो गवर्न होते हैं वो तो आउटसाइड द किस बेसिस पे जो वो केस आया है उसके फैक्ट जो है वो आउटसाइड द कोर्ट होते हैं, क्योंकि सारे फैक्ट आउटसाइड द कोर्ट हुए हैं। और प्रोसीजर लॉ जो है विद इन कोर्ट किस तरीके से प्रोसीजर चलेगा ये बताता है। द प्रोसीजर लॉ गवर्न्स द फंक्शनिंग ऑफ लिटिगेशन वेयर एज द फंडामेंटल लॉ डिस्कस द राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो प्रोसीजर लॉ जो है किस तरीके से लिटिगेशन चलेगी, पूरा वाद किस तरीके से फंक्शन करेगा ये बताता है। फंडामेंटल लॉ जो है वो तो डिस्कस करता है राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टीज़ के बारे में। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में सब्सटेंशियल लॉ और प्रोसीजरल लॉ में। बेसिकली सब्सटेंशियल लॉ जो है पार्टीज़ के राइट एंड ड्यूटीज़ को बताता है, और प्रोसीजर लॉ जो है उन राइट एंड ड्यूटीज़ की इन्फोर्समेंट कैसे कोर्ट में की जाएगी ये बताता है, पूरे प्रोसीजर को वहाँ पे बताता है। मीनिंग ऑफ द प्रोसीजर,
The intention of any procedure is neither to create new rights nor to take away existing right. तो प्रोसीजर लॉ का पर्पस कोई नए राइट क्रिएट करना नहीं होता या एग्जिस्टिंग राइट को लेना नहीं होता है, उनको ख़त्म करना नहीं होता। प्रोसीजर लॉ का पर्पस ओनली जुडिशियल प्रोसेस कैसे किया जाएगा, किस तरीके से पूरी कार्रवाई चलेगी, कोर्ट जो है किस तरीके से पूरे केस को सुनेगा, किस तरीके से समन सेंड करेगा, किस तरीके से जो है वहाँ पे दोनों पार्टीज कोर्ट में आएंगी, कैसे अपनी प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट वहाँ पे फाइल करेंगी, किस तरीके से जो है वहाँ पे जो है दोनों पार्टीज अपने अपने एविडेंस रखेंगी, किस तरीके से कोर्ट जो है वहाँ पे अपनी जजमेंट करेगी, किस तरीके से उस डिक्री की जजमेंट डिक्री ऑर्डर करेगी और किस तरीके से उसकी एग्जीक्यूशन की जाएगी, ये सारे प्रोसेस को वहाँ पे बताता है। तो प्रोसीजर लॉ का काम कोई नया राइट क्रिएट करना नहीं है, ना ही जो आपके एग्जिस्टिंग राइट है उनको ख़त्म करना है। ये तो जस्ट एक जुडिशियल प्रोसीडिंग कैसे चलेगी उसको बताता है। In this context, the purpose of the law of the civil procedure is also to regulate the procedure only in the civil matter. इसके अलावा जो लॉ ऑफ सिविल प्रोसीजर है ये बताता है कि सिविल कोर्ट का प्रोसीजर कैसे चलेगा। ये सिर्फ सिविल कोर्ट के प्रोसीजर की बात करता है, क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसीजर की बात जो है वो सीआरपीसी में की गई है। As it has been said above, the code of civil procedure is not a fundamental law but a law of procedure. ये हम सभी को क्लियर हो चुका है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर भी क्या है, एक फंडामेंटल लॉ नहीं है, सब्सटेंशियल लॉ नहीं है, ये प्रोसीजरल लॉ है। देयरफॉर इट्स पर्पस इज टू रेगुलेट द कंट्रोल द प्रोसीडिंग। तो इसका पर्पस क्या है, सिविल मैटर की जो प्रोसीडिंग है उसको रेगुलेट और कंट्रोल करना है। कहाँ से, जब एक सूट कोर्ट में फाइल किया जाता है, सूट मीन्स सिविल वाद, जब कोर्ट में फाइल किया जाता है और तब तक उस केस की जो है उस सूट की जो है डिक्री नहीं आ जाती, डिक्री का मतलब यहाँ पे फाइनल एडजुडिकेशन ऑफ सूट नहीं हो जाता है, तब तक के सारे प्रोसेस को वो रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है। यही प्रोसीजर का मेन जो है मीनिंग है। अब यहाँ पे ब्रीफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द कोड देख लेते हैं। तो इंडिया में जो आपके पास ये सिविल प्रोसीजर कोड है, सिविल मैटर जो होते हैं उससे रिलेटेड जो प्रोसीजर जो कोर्ट अडॉप्ट करती है, इसकी हिस्ट्री थोड़ी पुरानी है, बहुत पुरानी है। इंडिया में आपको पता है शुरू से जो है हमारे पास यूनिवर्सल लॉ नहीं थे, अलग अलग एरिया में अलग अलग सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ जो है एग्जिस्ट करते थे। इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए जो लॉ कमीशन थे हमारे इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस, उन्होंने जो है यहाँ पे लॉ की कोडिफिकेशन स्टार्ट की ताकि एक यूनिवर्सल जो है कोड यहाँ पे बनाया जाए। तो सबसे पहले आपने देखा आईपीसी, उसके बाद आपके पास जो है वहाँ पे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर आपके पास सिविल प्रोसीजर कोड, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे इंडिया में आने लगी और लॉ जो है कोडिफाइड होने लगे जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थे और सभी जो है उस दायरे में आते थे। द हिस्ट्री ऑफ द कोड ऑफ प्रैक्टिस इन इंडिया एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम द ईयर 1859 व्हेन द फर्स्ट कोड ऑफ प्रैक्टिस प्रोसीजर वाज पास। तो इंडिया में जो प्रैक्टिस कोड ऑफ प्रैक्टिस मीन्स कोर्ट में प्रैक्टिस किस तरीके से की जाएगी, कैसे प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, इसकी हिस्ट्री जो है 1859 से स्टार्ट होती है जब इंडिया में फर्स्ट कोड ऑफ प्रैक्टिस प्रोसीजर, इसको शुरू में क्या बोला जाता था, कोड ऑफ प्रैक्टिस प्रोसीजर जो है ये पास किया गया था 1859 में। बिफोर 1859 द बिहेवियरल प्रोसेस लॉ वॉज इन द कर्टिक स्टेट। इससे पहले 1859 से पहले जो हमारे पास प्रोसीजर लॉ थे ये बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन में थे, अलग अलग थे, केओस क्रिएट करने वाले थे। देयर वाज नो यूनिफॉर्म प्रोसीजर एप्लीकेबल टू द कोर्ट ऑफ द प्रैक्टिस। कोई यूनिवर्सल प्रोसीजर आपके पास नहीं था कि जैसे पूरे इंडिया में कोई एक ही सिविल लॉ चलता हो और एक ही सिविल प्रोसीजर लॉ चलता हो कि हर एक कोर्ट में एक ही तरीके की प्रोसीडिंग होती थी, ऐसा नहीं था। अलग अलग एरिया में अलग अलग कोर्ट ऑफ प्रैक्टिसेस थी। नॉट ओनली दिस, डिफरेंट प्रोसेस लॉ वर प्रेवलेंट इन द सेम एरिया। एक ही एरिया में अलग अलग प्रोसीजर के तरीके से सिविल लॉ देखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल बंगाल अलोन 9 डिफरेंट प्रोसीजर लॉ वर यूज साइमल्टेनियसली। तो बंगाल में ही सिर्फ 9 तरीके के वहाँ पे प्रोसीजर लॉ थे। तो एक ही एरिया में देखिए अलग अलग प्रोसीजर लॉ जो है चल रहे हैं। द नीड वॉज फेल्ट टू रिमूव ऑल दिस शॉर्ट कमिंग। और जरूरत क्या थी कि इन सभी शॉर्ट कमिंग को ख़त्म किया जाए और पूरे एरिया के लिए, जो भी ब्रिटिश एरिया था उनके लिए एक ही सिविल प्रोसीजर कोड हो जो सभी एरिया पे चलता हो, अलग अलग सिविल प्रोसीजर कोड ना हो। इससे जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत वहाँ पे होती थी। फॉर द फर्स्ट टाइम सर चार्ल्स वुड्स ऑर्डर द सेकेंड लॉ कमीशन टू प्रिपेयर अ सिंपल एंड यूनिफॉर्म कोड ऑफ प्रोसीजर। तो सबसे पहले
चार्ल्स वुड्स ने सेकंड लॉ कमीशन, अब ये सारा पढ़ चुके हैं, आपने लीगल हिस्ट्री पढ़ी है और लीगल हिस्ट्री में आपने देखा था कैसे जो है फर्स्ट लॉ कमीशन, सेकंड लॉ कमीशन, थर्ड लॉ कमीशन, फोर्थ लॉ कमीशन ने जो है इंडिया में आईपीसी इंड और उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ये सिविल लॉ सारे जो है इनकी कोडिफिकेशन जो है की थी। तो सर चार्ल्स वुड ने सेकंड लॉ कमीशन के अंडर जो है के ऑर्डर पे जो है पहली बार जो है सिंपल और यूनिफॉर्म सिविल प्रोसीजर कोड इंडिया में लाया। अकॉर्डिंगली द कमीशन प्रिपेयर्ड 4 ड्राफ्ट रिलेटेड टू द प्रोसीजर एंड ऑन द बेसिस ऑफ देम द कोड ऑफ प्रैक्टिस वाज पास्ड इन द ईयर 1859। तो इसके बेसिस पे जो है 4 जो है यहाँ पे कोड ऑफ प्रैक्टिस जो है पास किए गए इंडिया में और फाइनली जो है इसको 1859 में जो है पास किया गया, जिसकी बात हम ऊपर कर चुके हैं। बट टिल नाउ दिस कोड वाज नॉट एप्लीकेबल टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द प्रेसिडेंसी टाउन और द प्रेसिडेंसी ऑफ माइनॉरिटी कोड, क्योंकि ये जो सिविल प्रोसीजर जो था ये हमारी उस टाइम के सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंसी टाउन थे वहाँ पे नहीं चलता था। लेटर में अमेंडमेंट वाज मेड टू इट एंड ईयर 1862 व्हेन द सुप्रीम कोर्ट एंड द चीफ कोर्ट was abolished, this code was extended to the high court as well as। तो फिर उसके बाद आपने देखा लीगल हिस्ट्री आपने पढ़ी है, एक टाइम है 1862 में आया जब सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे जो है एबलिश कर दिया गया था और सिविल कोर्ट जो थी उनको भी एबलिश कर दिया था और हाई कोर्ट एक्ट आया था उस टाइम पे, फिर हाई कोर्ट में भी इसी प्रोसीजर को फॉलो किया गया। तो आप ये बोल सकते हो कि 1859 वो टाइम था जब पहली बार इंडिया में जो था आपके पास एक प्रॉपर और यूनिफॉर्म सिंपल कोड ऑफ प्रैक्टिस या फिर सिविल प्रोसीजर कोड आपके पास आया था। ऑल्दो द कोड ऑफ प्रोसीजर कोड ऑफ 1859 मेड एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द प्रोसीजर, हालांकि 1859 एक बहुत अच्छा यूनिफॉर्म सिविल कोड था लेकिन इसमें भी बड़ी सारी यहाँ पे कमियाँ थी, शॉर्ट कमिंग्स थी, येट इट इज़ टू बी स्टिल कंसिडर्ड टू इनकम्प्लीट कोड, इसमें भी बड़ी सारी कमियाँ थी। According to Whitley Stocks, this was ill drawn, ill arranged and incomplete। तो विक्टली स्टॉक के अकॉर्डिंग ये जो आपके पास 1859 वाला जो आपके पास सिविल प्रोसीजर कोड था ये भी अच्छे से नहीं बना था, अच्छे से अरेंज नहीं था, इनकम्प्लीट था। तो इसको दूर करने के लिए अब फिर से जो है इसको मॉडिफाई किया गया। दिस टाइम हैरिंगटन जो थे उन्होंने जो है एक नया ड्राफ्ट बनाया और न्यू फॉर्मेट हैड बीन फॉलोइंग द करेक्टरिस्टिक्स, एक नया फॉर्मेट वहाँ पे एक नया जो है कोड वहाँ पे ड्राफ्ट किया और उसके ये करेक्टरिस्टिक्स थे। द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ 1859 वर सिस्टमेटिकली रीअरेंज। तो जो आपके पास सिविल प्रोसीजर कोड 1859 था इसको अब सिस्टमेटिकली इसको ख़त्म नहीं किया गया, एबलिश नहीं किया गया, इसमें सिस्टमेटिकली इसको रीअरेंज किया गया, एक सिस्टमेटिकली ढंग से ये सारा लिखा गया कि जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट और उसके बाद कैसे वो आगे चलेगा और कैसे एग्जीक्यूशन डिग्री तक पहुंचेगा, इसको पूरा सिस्टमेटिक ढंग से लिखा गया। मैनी न्यू प्रोविजंस वर इंक्लूडेड ऑन द बेसिस ऑफ द जुडिशरी एक्ट ऑफ द इंग्लैंड, बड़े सारे न्यू प्रोविजन जो कि इंग्लैंड के जुडिशरी सिस्टम में थे उनको यहाँ पे लाया गया। सम प्रोविजंस वर ऑल्सो टेकन फ्रॉम द न्यूयॉर्क सिविल कोड एंड दे आर इंक्लूडेड इन दिस। इसके अलावा न्यूयॉर्क सिविल कोड जो था उसके भी बड़े सारे प्रोविजन यहाँ पे डाले गए। बट एज इट इज सेड लाइक लाइफ लॉ इज़ नॉट स्टैटिक, हमेशा बोला जाता है कि जिस तरीके से ज़िंदगी जो है कभी स्टैटिक नहीं होती है उसी तरीके से लॉ भी कभी स्टैटिक नहीं होता, एक जैसा नहीं रहता, इसको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऑफ द सोसाइटी इसको भी चेंज होना पड़ता है। दिस कोड हैज़ बीन अमेंडेड सेवरल टाइम, ये कोड भी जो था ये भी बड़ी बार अमेंडेड वहाँ पे किया गया। लेटर ऑन इट टुक द फॉर्म ऑफ कोड ऑफ 1877 1882। तो अब इस वाले में भी हैरिंगटन वाले सिविल प्रोसीजर में भी बड़ी बार अमेंडमेंट हुई, 1877 में हुई, 1882 में हुई। फाइनली इन द ईयर ऑफ 1908 इट कम बिफोर अस इन द रिफाइंड फॉर्म, और फाइनली जो है 1908 में जो आज हमारे पास यूनिफॉर्म सिविल को जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है वो आया। दिस कोड वॉज अ कंप्लीट कोड इन इट सेल्फ, मैनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द प्रोसेस वर सॉल्व एट दैट टाइम। अब ये हमारे पास एक कंप्लीट था और बड़ी सारी जो हमारी प्रॉब्लम थी इस कोड ने सॉल्व कर दी थी। स्टिल इट इज़ अ पिटी दैट इट कुड नॉट बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेज ऑफ द सजेशन वर गिवन टू अमेंड इट फ्रॉम टाइम टाइम। हालांकि इसमें भी टाइम टू टाइम जो है अमेंडमेंट वहाँ पे होती रही, क्योंकि जैसे आपने स्टार्टिंग में पढ़ा जिस तरह से लाइफ कभी एक जगह नहीं रुकती, कानून भी नहीं रुकता है, लॉ भी नहीं रुकता है, इसको भी लगातार चेंज होना पड़ता है। और उसी तरीके से 1908 वाले भी जो आज हमारे पास जो सिविल प्रोसीजर कोड है इसमें भी बड़ी सारी अमेंडमेंट हुई।
तो लॉ कमीशन इट सेल्फ 27th 14th 55 55th रिपोर्ट बड़ी बार रिकमेंड कर चुका है कि 1908 वाले लॉ को भी, कोड को भी अमेंड करें, और बड़ी बार जो है अमेंड भी ये हुआ है, लेकिन स्टिल 1908 वाला सिविल प्रोसीजर कोड ही आज इंडिया में चलता है। तो ये एक थोड़ी सी बैक हिस्ट्री है इसकी। अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास सीपीसी है, सीपीसी 1908 जो आप यहाँ पे पढ़ोगे, इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये यहाँ पे देख लीजिए। The case of the parties in dispute should be tried in the accordance with the principle of natural justice। तो पहला ऑब्जेक्ट इस कोड का क्या है कि कोई भी डिस्प्यूट, एक सूट जो है जब कोर्ट में आता है, कोई भी डिस्प्यूट दो पार्टीज के बीच में हो जाता है, तो कोर्ट उसको सॉल्व करेगी, उसको ट्राइड करेगी अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आप पढ़ चुके हैं, जब दोनों पार्टीज़ को बीइंग हर्ड, दोनों पार्टीज़ को अपनी बात का रखने का मौका दिया जाता है, दोनों पार्टीज़ को अपने जो है एविडेंस प्रोड्यूस करने का मौका दिया जाता है, दोनों पार्टीज़ के साथ कोई भी बायस वहाँ पे नहीं किया जाता, अनबायस हेयरिंग वहाँ पे होती है, इसी को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बोलते हैं। तो सिविल कोड का मेन ऑब्जेक्ट यही है कि जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करना है, ट्राइड करना है विद द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। दोनों पार्टीज़ को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard, दोनों पार्टीज़ को अपनी बात को रखने का पूरा पूरा मौका वहाँ पे देना है, इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बोलते हैं। दूसरा, देयर शुड बी नो डिले इन द जस्टिस, सो एफर्ट्स शुड बी मेड टू एक्सपीडिएट द डिस्पोजल ऑफ द केस एंड प्रोसीडिंग। तो दूसरा यहाँ पे सीपीसी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि न्याय में किसी तरीके का डिले नहीं होना चाहिए, देरी नहीं होनी चाहिए, और जितनी कोशिश हो सके उस प्रोसीडिंग को, उस केस को जल्दी से जल्दी डिस्पोज करने की कोशिश जो है करनी चाहिए। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोसेस शुड बी रिमूव्ड। अब जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था सिविल कोड का, आज भी बड़ा, अगर आप देखें एक न्यू लॉ का जो स्टूडेंट होता है उसके लिए सीपीसी को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, उसको रिमूव करने की कोशिश करनी है और सिविल प्रोसीजर को जो है सिंप्लीफाई करना है, ताकि जो है सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो और उनको जो है जस्टिस वहाँ पे मिल सके। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव जो है आपके सीपीसी के यहाँ पे है। Thus the objective of the new code has been follow the principle of natural justice। दो सीपीसी आपके पास उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना, डिले को अवॉइड करना और सिंप्लिसिटी ऑफ द प्रोसेस करना। अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल, the main object of the code is to consolidate and amend the law regulating relating to the procedure of the court having civil jurisdiction। तो अगर प्रियम्बल के अकॉर्डिंग जो प्रस्तावना है सीपीसी की, उसके अकॉर्डिंग देखें तो कोड का ऑब्जेक्ट क्या है, जो भी हमारे पास पुराने सिविल लॉ हैं उनको कंसोलिडेट करना, उनको अमेंड करना, और और जो है कोड का प्रोसीजर जो है वो यहाँ पे सिविल कोड का प्रोसीजर यहाँ पे बताना है। द पर्पस ऑफ द कोड इज़ टू प्रमोट जस्टिस एंड अचीव द गोल ऑफ जस्टिस। पर्पस क्या है कोड का, ताकि जो हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो गोल है न्याय का, उसको अचीव करना, किसी को पनिश करना नहीं, कोई पेनल्टी लगाना नहीं, जस्टिस वहाँ पे देना जो है यहाँ पे मेन पर्पस है इस कोड का। This is the reason why its provision should be interpreted in such a way that the justice can be done to the both parties। इसलिए इस सभी कोड के जो प्रोविज़न है इस तरीके से इंटरप्रेटेड किए गए, इनकी व्याख्या इस तरीके से की गई है कि दोनों पार्टीज़ के साथ वहाँ पे जस्टिस हो। एफर्ट शुड बी मेड टू अवॉइड द टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन। पूरी कोशिश की गई है कोई टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पे ना है। द प्रोसीजर लॉ इज़ नॉट टू टेक अवे द रिड्यूस देम टू अप्लाई द एब्स्ट्रैक्ट लॉ। तो ये आप पहले पढ़ चुके। प्रोसीजर लॉ का पर्पस यहाँ पे कोई राइट को छीनना नहीं है, ना ही एग्जिस्टिंग कोई नया लॉ वहाँ पे देना है, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट लॉ जो हमारे पास है इसको अप्लाई करना है, किस तरीके से पूरी जुडिशियल प्रोसीडिंग यहाँ पे चलेगी। अब आपके पास यहाँ पे इस कोड के फीचर्स क्या क्या हैं, जो आपके पास 1908 का ये जो आपके पास सीपीसी है इसके बेसिक फीचर आप यहाँ पे देख लेंगे, और इनकी आप एक डिटेल स्टडी है जो आगे आप करेंगे। सबसे पहले आपको जो फीचर है, द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा हैज़ बीन मेड इवन मोर इन्फ्लुएंशियल, नाउ इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू द इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग एंड एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। तो अब डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा को इन्वॉल्व कर दिया गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा आज से नहीं, हमारे धर्मशास्त्रों में लिख रखा है। इसमें क्या होता है कि वन सूट एंड वन डिसीजन अपॉन दैट सूट इज़ इनफ।
अगर एक सूट आपने कोर्ट में फाइल किया और उस पर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो वो इनफ है। आप उसी मुद्दे को, उसी सूट को लेके फिर उसी कोर्ट में या किसी और कोर्ट में नहीं जा सकते। इससे क्या होता है कि अगर आप एक सूट को बार बार कोर्ट में लाते रहेंगे, सेम इशू पे, सेम पॉइंट पे, सेम पार्टियां अगर एक सूट को बार बार कोर्ट में लाती रहेंगी तो फिर कभी भी वहाँ पे जस्टिस हो ही नहीं पाएगा। आप एक कोर्ट में भी सिमिलर केस फाइल कर देंगे, दूसरी कोर्ट में भी सिमिलर केस फाइल कर देंगे, तो आप तो दोनों कोर्ट्स के जजों को आपस में, क्योंकि उनकी वर्डिक्ट अलग अलग हो सकती है, तो उस हिसाब से एक सूट जो है और उसका उस पर एक डिसीजन इनफ है। और यहाँ पे बार किया गया है कि बार बार सूट आप फाइल नहीं कर सकते हैं। इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा बोला जाता है और इसको जो है न्यू कोड में इन्फ्लुएंशली जो है कवर किया गया है। The power to transfer cases from one high court to another, which till now was vested in the state government, has now been given to the Supreme Court. अगर हाई कोर्ट का, किसी हाई कोर्ट का एक केस है, अगर वो हाई कोर्ट का केस किसी दूसरी हाई कोर्ट में शिफ्ट करना है तो पहले स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी। अब स्टेट गवर्नमेंट को हटा के यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी परमिशन देता है। ये भी न्यू चेंजेस है। In business transaction, the rate of interest was increased for the period after the order. In the case of order exceeding 10,000, the rate of interest shall be rate stipulated by the parties. In the absence of such stipulated rate, the rate of interest shall be as per the रेट ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक। तो देखिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिविल मैटर में लोन लिए जाते हैं या कोई पेमेंट या कॉम्पनसेशन जो है बड़े सारे होते हैं, उस कंडीशन में अगर दोनों पार्टीज़ के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था तो उस हिसाब से जो है जिस दिन सूट फाइल हुआ उस दिन से जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड की जाएगी। अगर वहाँ पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड नहीं थी, मनी के मामलों में, पैसों के लोन लेन देन के मामले में अगर ऐसे डिस्प्यूट होते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पार्टीज़ होगी जो उन्होंने डिसाइड की है एज़ पर द एग्रीमेंट। लेकिन अगर वहाँ पे कोई इस तरह का एग्रीमेंट नहीं है तो नेशनल बैंक जो रेट लेते हैं उस हिसाब से, और जनरली ये 12% की होती है। Now the all salaries employee have been given protection in the respect of the attachment of their salary. सैलरीड एम्प्लॉय अगर किसी सिविल सूट में है तो उनकी जो सैलरी है उसको अटैच नहीं किया जा सकता, उसको नहीं रोका जा सकता। टिल नाउ द प्रोटेक्शन वाज अवेलेबल टू ओनली टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। पहले ये जो फैसिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती थी, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे उनको ये नहीं मिलती थी। अगर वो किसी सिविल मैटर में इन्वॉल्व है, अगर कोई लोन उन्होंने लिया वो नहीं दे पा रहे तो उनकी सैलरी वहाँ पे रोक ली जाती थी, अटैच कर ली जाती थी, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की नहीं होती थी। अब दोनों के लिए ही जो है ये लॉ अवेलेबल है। An important change was made in the section 80 provided for the institutional suit against the government. सेक्शन 80 जो है, सिविल सूट आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी लगा सकते हो, वहाँ से भी आप अगर आपके राइट की वायलेशन हुई तो सिविल सूट आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी लगा सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको जो है सेक्शन 80 के अंडर गवर्नमेंट को इंटीमेशन देनी पड़ती थी, लेकिन अब इसको भी जो है यहाँ पे ख़त्म कर दिया ताकि जो है क्विक इमीडिएट रिलीफ जो है पार्टीज़ को वहाँ पे मिल सके। No appeal shall lie against the order of the cases to be cognizable by the small cause court. तो अगर स्मॉल कॉज कोर्ट है, छोटे केसेस हैं, उनके लिए छोटी कोर्ट होती हैं जैसे मुंसिफ कोर्ट होती है, वहाँ पे उसकी उनके डिसीजन के अगेंस्ट अपील आप नहीं कर पाएंगे अगर उस सूट की जो टोटल वैल्यू है 3000 से ऊपर नहीं है और वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है, तो स्मॉल कॉज कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील जो है आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि छोटे मैटर होते हैं। अगर इनकी अपीलें होने लगी तो कोर्ट का जो है बहुत टाइम वेस्ट होता है, रादर कि वहाँ पे कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व ना हो। अ सेकेंड अपील कैन बी प्रेफर्ड अगेंस्ट एन अपील only if the high court is satisfied that it involves the substantial question of law. सेकेंड अपील मीन्स हाई कोर्ट में अगर आप अपील करना चाहते हैं या सुप्रीम कोर्ट में अगर आप अपील करना चाहते हैं तो वो अपील तभी हाई कोर्ट एक्सेप्ट करेगी जब वहाँ पे कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, कानून से रिलेटेड कोई क्वेश्चन वहाँ पे है, तभी जो है वहाँ पे वो अपील एक्सेप्ट की जाएगी। ये सारे प्रोविजन इसलिए किए गए ताकि कोर्ट का जो है वैल्यूबल टाइम वहाँ पे सेव किया जा सके। नो फर्दर अपील कैन लाई अगेंस्ट द डिसीजन गिवन बाय द सिंगल जज ऑफ द हाई कोर्ट इन द सेकेंड अपील। तो अगर हाई कोर्ट के सिंगल जज ने वहाँ पे डिसीजन दिया है तो उसके डिसीजन के अगेंस्ट अपील जो है उसके अगेंस्ट आप सेकंड अपील वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। द पीरियड फॉर द अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेचर इन एनी ट्रांजैक्शनल प्रोसीडिंग हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 14 टू द 40 डेज। तो आपको पता है कि अगर कोई
लेजिस्लेचर जो है एमएलए या एमपी है उसको सिविल अरेस्ट, सिविल मैटर में अरेस्ट से जो प्रोटेक्शन मिली होती है, तो पहले ये 14 डे की होती थी जब प्रोसीडिंग चल रही है पार्लियामेंट में या असेंबली में, तो उसके 14 दिन पहले और 14 दिन बाद उसको जो है अरेस्ट नहीं किया सकता है। अब इसको 40 डे वहाँ पे कर दी गई। इसके बारे में आप पढ़ चुके हो अनदर लॉ में। The necessary provision have been made regarding the submission of written statement and the document without the delay। और इसके अलावा प्रोविज़न वहाँ पे की गई किस तरीके से आपको रिटर्न स्टेटमेंट और बाकी डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं विदाउट एनी डिले, वो सारा वहाँ पे बताया गया। अ न्यू ऑर्डर 16A was added in the relation to the presence of person detained in the jail for the purpose of giving evidence। 16A ऑर्डर में बताया गया किस तरीके से एक पर्सन जो कि जेल में है उसको किस तरीके से कोर्ट में बुलाया जा सकता है कोई एविडेंस देने के लिए। नो कमीशन कैन नाउ कमीशन कैन बी इशूड इन द साइंटिफिक रिसर्च। कोर्ट जो है किसी मैटर की बेटर हेयरिंग के लिए कोई कमीशन अपॉइंट कर सकता है फॉर सम साइंटिफिक रिसर्च या किसी क्लैरिकल वर्क के लिए या सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कोई कमीशन भी अपॉइंट वहाँ पे किया जा सकता है। जनरली एडवोकेट्स या कोई भी और पर्सन हो सकता है। Now an order of adjournment cannot be obtained merely on the ground that the advocate of the parties engaged in another court। तो ऑर्डर ऑफ एडजर्नमेंट की सुनवाई को ख़त्म किया जाए इस बेस पे नहीं हो सकती कि कोई एडवोकेट जो है किसी दूसरे कोर्ट में जो है वहाँ पे बिजी था। अ स्पेसिफिक प्रोसीजर हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर ऑर्डर 32 अ डिस्प्यूट रिलेटेड टू द फैमिली मैटर्स। फैमिली मैटर जो होंगे उनसे रिलेटेड प्रोसीजर किस तरीके से चलाया जाएगा ये ऑर्डर 32 में स्पेशली बताया गया है। नॉट मैनी अरेंजमेंट हैव बीन मेड इन द कोर्ट फॉर हेल्प ऑफ द पुअर पीपल के लिए कुछ ज़्यादा जो है यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं की गई है, लेकिन थोड़ी बहुत जो है उनको हम आगे पढ़ लेंगे, जैसे इंडिजेंट पर्सन वहाँ पे है। तो ये जो है कुछ फीचर्स जो हैं, स्पेशल फीचर जो है सीपीसी के जो अब नए आए हैं वो आपने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। This is the list of feature of new code is final and not complete. Apart from this, many other new arrangement have been made in the code which has been mentioned in the respective chapter। इसके अलावा और भी बड़ी सारी चेंजेस हैं जो आगे आप पढ़ लेंगे। Now last part है क्वेश्चन का, कोड प्लान एंड द स्कोप। द सिविल प्रोसीजर कोड कंटेन बोथ सेक्शन एंड रूल्स। तो सिविल प्रोसीजर कोड में आपको सेक्शन भी मिलेंगे, यहाँ पे 151 आपको सेक्शन मिलेंगे और कोड आप ऑर्डर जो है या जिसको आप रूल भी बोल सकते हैं आपको 52 रूल यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे पर्पस के सेक्शन कन्फर्म द सब्सटेंशियल राइट। सेक्शन जो है वो प्लेंटी फॉर डिफेंडेड और बाकी पार्टीज़ के जो सब्सटेंशियल राइट है उनकी बात करता है, क्योंकि आपको पता है सब्सटेंशियल लॉ का पर्पस ही क्या होता है, पार्टीज़ के राइट एंड ड्यूटीज़ को डिसाइड करना। तो यहाँ पे सेक्शन दिए गए हैं जो कि पार्टीज़ के सब्सटेंशियल राइट डिफाइन करते हैं, कोर्ट की जुरिसडिक्शन को बताते हैं, और रूल्स जो हैं जो कि फर्स्ट शेड्यूल में बता रखे हैं, रूल जो है पूरा प्रोसीजर बताते हैं किस तरीके से कोर्ट जो है अपनी जुरिसडिक्शन का यूज़ करेगा और किस तरीके से पूरी प्रोसीडिंग को चलाएगा। Thus the code include not only the section but also the rules of the first schedule as well as those rules which have been amended by the High Court from the time to time. From time to time there has been amendment and changes in the two। तो कोड जो है आपको सेक्शन भी बताता है, ये ध्यान में रखिएगा। इस सीपीसी में आपको सेक्शन भी मिलेंगे और आपको जो है यहाँ पे कोड भी मिलेंगे। तो कोड जो है एक्चुअली प्रोसीजर को बता रहे हैं, ये ध्यान में रख, सॉरी कोड नहीं, ऑर्डर। ऑर्डर आप सोचोगे ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर जनरली यहाँ पे कोर्ट के प्रोसीजर को बता रहे हैं कि किस तरह के कोर्ट का प्रोसीजर चलेगा। और जो यहाँ पे सेक्शन है वो यहाँ पे सब्सटेंशियल राइट की बात कर रहे हैं, पार्टीज़ के राइट्स और कोर्ट की जुरिसडिक्शन की बात जो है यहाँ पे की जा रही है। सो थैंक यू सो मच।